अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है एनटीवी में और जावेद चौधरी साहब आपके सामने मौजूद हैं लेटेस्ट खबरें लेके। जो सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे वो है जी भारत के हवाले से। भारत में जी बड़ी परेशानी है, होश उड़ गए हैं भारत के। पाकिस्तान ने कुछ इतनी खामोशी से काम किया है और जब उन्हें पता चला कि यहां तक पहुंच चुके हैं, इन्होंने इतना काम कर लिया, तो फिर उन्हें समझ नहीं आया कि भाई ये हम तो कर नहीं सके, हम तो सिर्फ शोखियां मारते रह गए, ऑपरेशन सिंदूर सिंदूर करते रह गए और जिन्होंने हमें बेवा किया था वो तो पता नहीं क्या कुछ करके चले गए। पर एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी आपको बताएंगे। पाकिस्तान ने खला में तबाही मचा दी है, तबाही मचा दी है लिटरली। ये जानिएगा ये क्या सिचुएशन है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि नेतन्याहू से बहुत तंग आ गया है डोनाल्ड ट्रंप और अब इस तरह से लग रहा है कि उसने उसका तख्ता पलटने की तैयारी कर ली है। अब जो नेतन्याहू है वो नहीं बचेगा, या तो इलेक्शन से पहले ही फारिग हो जाएगा, अगर पहले फारिग नहीं होता तो कम से कम जब इलेक्शन होगा तो इसमें उसे जीतने नहीं दिया जाएगा। अमेरिका ने किसी को बैक करना शुरू कर दिया। तो ये क्या सिचुएशन है ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे पर 100 से जायद ममालिक के डेलीगेशन आ रहे हैं, लेकिन यह बेशरम मुल्क जिसका नाम इसराइल है और यह बेशरम उसका वजीर आजम इसराइली शैतान जो है, इसने प्लान कर रखा है कि मुश्तबा खामनाई साहब को टारगेट करना है और उन्हें शहीद करना है। अब यह हमला क्या वो जनाजे पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह करेगा तो कैसे करेगा, यह सिचुएशन है कि धमकी उन्होंने दे दी है कि हमने एलिमिनेट करना है। अब देखते हैं सिचुएशन क्या होती है, ये आपको बताएंगे डिटेल आज। फिर आपको यह बताएंगे जी कि चलती बस में सर तन से जुदा हो गया। यह क्या स्टोरी है, यह पूरी एक बड़ी दुखी स्टोरी है, ये आपको बताएंगे। फिर आपको यह बताएंगे जी कि आपने कभी सोचा कि आप और मैं जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो हमारे कोर्स में या किताबों में फिल्मी गाने हमें पढ़ाए जा रहे हों। मतलब बड़ी अजीब सी चीज है। अब 8वीं क्लास के कोर्स में फिल्मी गानों को शामिल किया गया है, ये क्या सिचुएशन है ये भी जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि जो नारान में वाकया हुआ था, कल हमने आपको बताया भी था कि वहां पे एक वीगो डाला डूब गया था। तो जो वीगो डाला डूबा था उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। ये दोनों खबरें हम आपको बताएंगे जाके वीलॉग के एंड पे कि उनके साथ हुआ क्या और अच्छी खबर उनके लिए क्या थी। तो ये जानिएगा, ये होगा आज का हमारा वीलॉग। और जो एक रिमाइंडर हमेशा से आपको देता हूं कि चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। हमारा व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक और फेसबुक लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 1 मिलियन के बहुत करीब है और आपने जल्द से जल्द ये मार्क हमें लेके देना है। और जिस दिन 1 मिलियन कंप्लीट होगा उस दिन एक डेडिकेटेड शो सिर्फ और सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए होगा। तो अभी जावेद चौधरी साहब को शामिल करते हैं व्लॉग में और डायरेक्टली मैं उनसे सवाल करता हूं। और सवाल मैं यही कर लेता हूं, मेरा ख्याल आज एक वैसे उनकी मुलाकात भी हुई है, बहुत हाई लेवल एक मुलाकात थी, तो उसके अंदर क्या हुआ और उसके अलावा ये भारत के साथ पाकिस्तान ने क्या किया, ये दोनों चीजें जानते हैं पहली स्टोरी में। अब ये मुलाकात तो नहीं थी, एक बेसिकली एक ब्रीफिंग थी, उसके अंदर मैं भी शरीक था, बाकी सब लोग जर्नलिस्ट भी, बड़े नामवर जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स और फिर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो थे उसके अंदर शामिल थे। और वहाँ पे इंडिया के बारे में एक बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। और ये एक बयानिया है पाकिस्तान के अंदर भी अब डेवलप हो रहा है कि पाकिस्तान फेल नहीं है, जो इंडिया बड़े अरसे से प्रोपेगेंडा कर रहा है, बल्कि इंडिया फेल्ड एक स्टेट है। और वो सारे अदाद-ओ-शुमार बताए गए कि किस किस स्टेट के अंदर वहाँ पे क्या क्या चल रहा है, सिखों के साथ कितनी ट्रेजिडीज हैं, कितने सिख कत्ल कर दिए गए हैं, कितने सिख जेलों के अंदर हैं इस वक्त। वहाँ पे जो आम पब्लिक की सूरत है वो क्या है, मुसलमानों के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ क्या हो रहा है, कितनी ज़्यादा फॉल्ट लाइन्स हैं इंडिया की। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन बनी थी वैसे ऑनेस्टली। और उसके अंदर इतनी मेहनत की सारे डिपार्टमेंट ने और एविडेंस इतने ज़्यादा इकट्ठे किए कि वो एविडेंस भी हम सब ने देखे। और उसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें, मैं मानना चाहता हूँ, दोबारा जुकाम शुरू हो गया थोड़ा सा ना, मुझे ये हो जाता है इसी की वजह से। वेल एनी हो, मैं मानना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं बार बार ये करूँगा मैं ये अच्छा। तो वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन थी और उसके अंदर एक कई लोगों ने सवाल किया और वो सवाल था पानी के हवाले से कि इंडिया बार बार ये धमकी दे रहा है कि हम जी आपका पानी जो है ना वो नहीं देंगे, वो इंडिया का पानी है। और फिर मोदी की वहाँ पे वो भी चली तस्वीरें भी और उनके नारे भी और उनके दावे भी कि पाकिस्तान को हम प्यासा मार देंगे। तो वो जब साफी ने पूछा जी कि हम क्या हमारी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर, तो डीजी ने कहा जी कि किसी का बाप भी हमारा पानी नहीं रोक सकता। और इन बिटवीन द लाइन जो मुझे महसूस ये हुआ कि पाकिस्तान ये चाहता है कि डैम बनाए वहाँ पे, क्योंकि डैम बनेगा ना पानी इमीडिएटली तो रोका जा सकता। जब भी किसी साइड पे आएगा पानी तो उसको रोकना होगा तो डैम बनाना पड़ेगा आपको। तो डैम बनाने के लिए आपको जाहिर है बड़ा पैसा चाहिए, आपको 8-10 साल चाहिए, बहुत पैसे चाहिए आपको, कई बिलियन डॉलर आपके लगेंगे। तो पाकिस्तान का मेरा ख्याल ये है कि फार्मूला ये है कि जब डैम बन जाएगा तो फिर पाकिस्तान तोड़ देगा उसको, तोड़ देगा पाकिस्तान। बिल्कुल पाकिस्तान इस मामले में पाकिस्तान ने कमिटमेंट निभा दी, अपनी कमिटमेंट कर ली है कि जनाब हमने मौका नहीं देना इंडिया को। ठीक है कि वो ज़ाहिर है पानी लाइफ लाइन है जी, उसके बाद बगैर तो हम चल नहीं सकते, हमारी तो जिंदगी नहीं चल सकती, किसी भी नहीं चल सकती। सही। तो उसके बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने ये तय किया हुआ है कि अगर कभी ऐसा वक्त आया तो पाकिस्तान जो है ना वो उनका डैम तबाह कर उड़ा देगा, देगा। उड़ा देंगे। तो वो उन्होंने कहा जी बिल्कुल फिक्र ना करें, हमने फैसला किया हुआ है, हमारी स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है, हमने किसी को पानी रोकने नहीं देना। तो ये एक नई चीज़ थी मेरे लिए कि पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बाकी जो मुझे फील हुआ, जो अब बाकी बहुत सारी खबरें हैं, एक सवाल मैंने भी उनसे किया कि जी ये बताएं कि ये जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चल रही है, क्या इसके अंदर कोई रियलिटी है नहीं, 6 मुलाकातें हो चुकी हैं और उनका क्या नतीजा निकला। तो उस पर उन्होंने हंस के कहा हम तो इंडिया के बारे में इन ख्यालात का इजहार रखते हैं कि इंडिया एक फेल स्टेट है।
तो हम कैसे कह सकते हैं कि जी को ट्रैक 2 हो जाए, हमें तो नहीं पता, आप उनसे पूछे जो ये क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है, ट्रैक 2 चल रहा है और बड़े करीब पहुंचा हुआ है पाकिस्तान, मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के, और ये जो सिंध तास मुआहदा है इसके ऊपर दोबारा डायलॉग स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और पाकिस्तान से ये अपील की जा रही है कि आप अपनी एयर स्पेस हमारे लिए खोल दें। तो ठीक इस है। चीज़ पे मुझे लगता है कि सौदेबाजी होने वाली है। मुआयदा हो जाएगा इस चीज़ मुआहदा पे। वो अनकरीब हो जाएगा, अनकरीब हो हम्म, जाएगा। ठीक है। तो बड़ी अच्छी थी वैसे प्रेजेंटेशन, ओवरऑल वैसे बहुत मज़ा आया और चीज़ें जो है ना उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा सहूलत हुई। लेकिन पाकिस्तान ने अपना विजन क्लियर कर दिया कि अगर तुम पानी रोकोगे तो हाँ। हमारे पास फिर बर्दाश्त वाला ऑप्शन नहीं है, हम बर्दाश्त मिसाइल नहीं मारेंगे। हम तो डेफिनेटली करेंगे वो, जो मैं मुझे लगा ना कि पाकिस्तान इस मामले में बड़ा कमिटेड है, और बिल्कुल मुझे सही। लगता है कि चाइना भी पाकिस्तान को इस मामले में सपोर्ट करेगा, बल्कि पूरी दुनिया सपोर्ट करेगी। कैसे हो सकता है कि पानी रोक के बैठ जाए पाकिस्तान? अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस में गए डॉक्टर विक्टर गाओ आए हुए थे, तो उन्होंने क्लियर कट ये बात की है कि लोअर रपेरियन का पानी आप नहीं रोक सकते। ये डॉक्टर विक्टर गाओ, आपको पता है, वो ये अनऑफिशियल स्पोक्समैन है चाइना के। जी बिल्कुल। उन्होंने यही बात की कि लोअर रपेरियन जो है भारत खुद भी है, क्योंकि उसके ऊपर हम बैठे हुए हैं। अगर हम उसका पानी ऊपर से बंद कर दें तो वो नीचे से फिर क्या करेगा? वो बेसिकली तिब्बत से आ रहे हैं ना सारे दरिया, ये तिब्बत से आते हैं, फिर उसके बाद अफगानिस्तान नहीं मानना चाहता हूँ, वो बांग्लादेश में जाते हैं, सारे हिमालय से गुजर के हो के फिर ये पहुंचते हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर। तो इस किस्म की सूरत हाल कैसे रोका जा सकता है? और चाइना जो है ना उसके अंदर एबिलिटी है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना सकता है, दुनिया के सबसे बड़े बड़े डैम उसने बनाए हुए हैं, और अभी जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो हिमालय के ऊपर, तो पानी तो रोक के बैठ जाएगा इनका। शोएब साहब, एक चीज का आप गौर करें कि दो मुल्क जिनकी आपस में बहुत बनती है, एक ये मूत्रवासी भारत जो है और दूसरी साइड यार, पे ये इसराइली शैतान जो है, ठीक है। अब इन दोनों मुल्कों को इकट्ठा करके देखें, उन्होंने गजा का पानी और खुराक बंद किया, पूरी दुनिया में जलील हो गए। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश कर रहा है और मोदी पूरी दुनिया में जलील हो चुका है। ये दोनों एक जैसे ही हैं, वाकई कजन हैं एक दूसरे के। तो जिसने खुदा की दी हुई नेमतों के रास्ते में आने की कोशिश की है ना, फिर उसकी इज्जत नहीं बची। पानी रोक नहीं सकता जी। वैसे पानी का कमाल ये है कि अगर आप रोकेंगे तो हर चीज तोड़ के निकल जाएगा। ये कैसे रोकेंगे? ये हजारों साल में ये दरिया जो है उन्होंने अपने रास्ते बनाए हुए हैं और उनका एक प्रेशर है। अगर आप उसको रोकेंगे तो बड़ा मसला बन जाएगा। ये रोका नहीं जा सकता, वो मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन नहीं है, लेकिन भारत मुमकिन धमकियां तो देता रहता है ना अपनी वो तरफ से। करने दें, उससे क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान भी कमिटेड है और ये नेचर जो है उसका अपना एक फार्मूला है। दूसरा, वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कितना एक पानी रोक लेंगे? मॉनसून जो है खतरनाक होता चला जा रहा है, उनके तो आप पास नहीं कैसे है। कैसे रोकेंगे? आप कैपेसिटी नहीं, हैरत की बात यह कि इतना पानी रोकने के बावजूद ये नरेंद्र मोदी नहाता तक नहीं। यार हद है यार। अच्छा चलिए, अगली स्टोरी पे आते हैं चोर साहब। इन्हीं के थोड़ा सा पाकिस्तान ने बड़ी कोई तबाही किस्म की तरक्की की है और इंडिया को खला में पकड़ लिया है। जरा ये बताइए ये क्या हुआ? अच्छा, ये बेसिकली तो एक रिपोर्ट है, और ये इंडियन जो जर्नलिस्ट है ना उनकी रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प है यार वैसे। पर एक तो ये है कि पिछले 16 माह के अंदर पाकिस्तान ने 6 सैटेलाइट जो हैं वो खला के अंदर भेजे और प्रॉपर जो वहां पे इंस्टॉल किए हैं, और उसके अंदर थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भाई। और ये जो 6 सैटेलाइट हैं 16 महीनों के अंदर, इतनी इमरजेंसी के अंदर पाकिस्तान ने ना सिर्फ बनवाए, उनको खला में छोड़ा, और उनसे पाकिस्तान इस फैसिलिटीज जो है वो अवेल कर रहा है। इसके मुकाबले में पिछले 60 साल के अंदर जो पाकिस्तान ने सिर्फ 9 सैटेलाइट जो थे खला के अंदर भेजे थे। तो अब 60 साल का डाटा देख लो और दूसरी साइड पे आप 16 महीने का डाटा देख लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई इमरजेंसी है जो पाकिस्तान ने इतने इमरजेंसी के अंदर ये काम किया। एक इसके ऊपर इंडिया बहुत ज्यादा परेशान है कि ये वजह क्या है कि पाकिस्तान इस लेवल तक चला गया। इसकी वजह यह है कि 2025 में जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, तो एक बेसिकली एक चाइना का सैटेलाइट था, बड़ा खौफनाक सैटेलाइट था जिसका नाम बेदू। तो पाकिस्तान ने उसकी मदद ली थी, और ये इंडियंस ओपनली कहते हैं कि जी उसकी मदद से हमें ट्रैक किया गया और हमें नुकसान पहुंचाया गया, और हमारे मिसाइल और हमारे जहाजों को पाकिस्तान ने ट्रेस कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान ने अपना अप्रैल के अंदर एक सैटेलाइट जो है वो भेजा है, और वो सैटेलाइट जो है उसका एक लंबा नाम है उसका PRSCP-03। अच्छा, ये जो सैटेलाइट है ना ये बड़ा खौफनाक किस्म का सैटेलाइट है। दुनिया के अंदर जितने सैटेलाइट्स होते हैं ना वो 98 और 99 डिग्री के ऊपर होते हैं सारे, ज्यादातर ऐसे ऐसे खड़े होकर ना वो पूरा देखते रहते हैं, इस तरह करके मूव होता है, इस तरह मूव होते हैं। तो ये जो सैटेलाइट है ना, जैसे इंडियन बहुत ज्यादा घबरा रही है, 38 डिग्री पे है। 38 डिग्री पे यानी कि आप ये समझो कि इंडिया को वो तमाम इलाके पाकिस्तान ने फोकस किए हुए हैं जहाँ पे इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं। तो उन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को पाकिस्तान ने फोकस कर लिया, और इस पे इंडिया बहुत ज्यादा परेशान है कि वहां पे कोई मूवमेंट भी होती है तो पाकिस्तान ने फिक्स किया हुआ अपना वो सैटेलाइट, पाकिस्तान दाएं बाएं मूव ही नहीं कर रहा उसे। वो सिर्फ उसे जब पे सिर्फ चक्कर लगाता है तो सिर्फ उसी के ऊपर सिर्फ उसी के ऊपर वो कायम है, इंडिया के ऊपर, और वो उसने दाएं बाएं जो है ना वो देख ही नहीं रहा। इसमें इनका कश्मीर रीजन भी आ रहा है, इनके वायलेट्स भी आ रहे हैं, नॉर्थ भी आ रहा है, तमाम वो इलाके जहां के अंदर इनके जहाज खड़े हैं, जहां पे इनकी फौज है, जहां से मूवमेंट हो सकती है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने उसको फोकस कर लिया हुआ। इसके ऊपर इंडिया सब बहुत ज्यादा परेशान है। बाकी उन्होंने थोड़ा सा एनालिसिस भी किया है इंडिया ने। एक उन्होंने ये एनालिसिस किया कि 2025 में रॉकेट फोर्स बना ली, और 13 अगस्त 2025 को उसकी वजह ये थी कि पहले जो रॉकेट थे वो मुख्तलिफ यूनिट्स के पास थे, मुख्तलिफ इलाकों के पास अथॉरिटीज थी, और उन सबको मोबिलाइज करने में टाइम लगता था। तो अब एक ही फोर्स है, एक ही छत के नीचे, चेन
ऑफ कमांड से चेन ऑफ कमांड से, और फौरी तौर पे रॉकेट्स को और बाकी मिसाइल्स को और इन सब चीज़ों को मोबिलाइज किया जा सकता है। पाकिस्तान एक ही दफ़ा कर सकता है। दूसरा 27th अमेंडमेंट से पाकिस्तान ने CDF का ओहदा बना लिया। पहले ये था कि सारी फोर्सेज जो अलग अलग मूव करती थी, एयरफोर्स है, नेवी है, फौज है, इन सब के चीफ अलग अलग हैं और इन सबको सबके तरफ कोऑर्डिनेशन मसला था और कोई कोऑर्डिनेशन की फोर्स नहीं थी कोई ऐसी। एक जॉइंट चीफ थे लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, तो उसको महकमा उसके अंदर थोड़ा सा इशू था जिसकी वजह से इफेक्टिवनेस होती। वैसे तो जंग के अंदर उनके पास अख्तियार चले जाते हैं, लेकिन एक नॉर्मल हालात के अंदर भी आपके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ताकि अगर जंग की सूरत हाल तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। उसकी जगह पर CDF का ओहदा बना और उसका फायदा ये हुआ कि चेन ऑफ कमांड ज़बरदस्त होगी, फैसला जल्द हो सकता है। इसके ऊपर इंडियन बड़े परेशान हैं कि ये बहुत ज़्यादा आगे चला गया पाकिस्तान। इसके साथ साथ पाकिस्तानी पायलट्स हैं, उन्होंने शाहीन एयर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं चाइना के अंदर, और पाकिस्तानी जो पायलट हैं वो J-35 उड़ा रहे हैं, और ये सिर्फ J-35 उड़ा नहीं रहे, बाकायदा कोऑर्डिनेशन के साथ सैटेलाइट इंटीग्रेशन हो रही है। उससे ये बहुत ज्यादा इन्होंने पाकिस्तानी पायलट जो है वो तेज हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, एक्सपीरियंस हो रहा है। अब अगर J-35 पाकिस्तान को मिलता है तो हमारे पायलट पहले से एक्सपीरियंस्ड होंगे और वेल कोऑर्डिनेटेड होंगे। इस चीज के ऊपर उनको बहुत ज्यादा परेशानी है। अब दूसरा ये है कि हमारी जो सैटेलाइट है उसकी एक्यूरेसी बड़ी जबरदस्त हो गई है, सेंटीमीटर्स तक हमने एक्यूरेसी ले गए हैं, और इस चीज पे बहुत ज्यादा इंडियन परेशान है कि अब इनकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है कि अब अगर ये हमें हिट करेंगे तो सेंटीमीटर के लिहाज से भी करेंगे। मतलब मोदी के हाथ में गौ कोलो का ग्लास हो तो सीधा हिट हो सकता है सेंटीमीटर के हिसाब से। अच्छा, वैसे चौधरी साहब, अब उन्हें बड़ा प्रॉब्लम है, पाकिस्तान ने जो फतेह 4 का तजुर्बा किया, उन्हें पता है कि ये हम उनके डिफेंस सिस्टम के लिए कर रहे हैं S-400 के। हाँ जी, ये भी उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। और उसके बाद पाकिस्तान की जो एक्यूरेसी है ना, अब इस पे उन्हें बड़ा मसला हो रहा है कि ये तो इतना पिन पॉइंट हमें मारेंगे और ये देख भी हमें 24 घंटे रहेंगे, हमारा बनेगा क्या? एक्यूरेसी पहले से पाकिस्तान की बहुत ज्यादा है। 2019 में अगर आपको याद हो तो वहां पे पाकिस्तान ने जब जहाजों के जरिए वहां पे हिट किया थे उनके मुख्तलिफ यूनिट्स, वहां पे उनका जो आर्मी चीफ था वहां पे था, उसके करीब भी वहां पे मिसाइल मार के पाकिस्तान आया था और बताया था कि हमें पता है और आपका आर्मी चीफ भी हमारे रेंज के अंदर था। तो एक्यूरेसी पाकिस्तान के अंदर पहले से बहुत ज्यादा, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा, अब तो आपसे समझो कि स्पेस की लड़ाई होगी वहां से। अच्छा सर, एक बड़े मजे की चीज है, हमें बॉर्डर तक पहुंचने के लिए हमारे जो फोर्सेज हैं, जो अटैकिंग फोर्सेज हैं, पहुंचने के लिए मैक्सिमम 48 आवर्स चाहिए, मैक्सिमम। हम 48 घंटे में हमारी पूरी फोर्सेज डिप्लॉय हो जाती है। उसकी वजह ये कि लंबा मुल्क है ना, और इसकी डेप्थ कम है। डेप्थ कम। इंडिया को एक हफ्ते से ज्यादा का टाइम चाहिए, यहाँ पे भी उनका टाइम गेन पाकिस्तान के लिए कम है। दूसरी साइड पे जो उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इंडिया का, वो बहुत स्लो है। इसने उससे पूछना है, उसने इससे पूछना है। इसी वजह से जंग में मार खाई। हाँ जी, और इवन आपको पता है उनका वजीर दिफा फैसला करता है। ठीक है, और हमारा जो ये पावर ऑफ डिसीजन है अब वो CDF के पास है, मतलब एक ही बंदा ऑर्डर करेगा और वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे वो बड़े घबराए हुए। बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने बहुत इस जंग से सीखा है, और बहुत ज्यादा पहले भी पाकिस्तान आर्मी जो थी उसने कमाल ही किया है। अब पूरी दुनिया अगर तारीफ कर रही है, फर्क तो जाहिर है कोई ना कोई वजह तो होगी नहीं। और जिन्हें तकलीफ हो रही है वो कौन है? एक इंडियंस और एक वो जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, मुल्क से बाहर बैठे हुए मतलब जो ये दावा करते हैं कि हम यूट्यूबर्स हैं और PTI से होने का दावा करते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात करता हूं। अच्छा चलें चौधरी साहब, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी हमारी इसराइल का तख्ता उल्टा जा सकता है, मतलब नेतन्याहू का, या उसे नेक्स्ट गवर्नमेंट से फारिग किया जा सकता है, ये क्या कहानी? अब ना इसराइल के अंदर एक चीफ ऑफ स्टाफ थे और ये रहे हैं 2015 से लेकर 2019 तक, ठीक है, और उसके बाद फिर ये मिनिस्टर रहे हैं बगैर पोर्टफोलियो के 2023 से लेकर 2024 तक, 1 साल, 66 साल इनकी उम्र है। और ये बंदा जो है इसका नाम है गोडी एस एन कॉड। ये गोडी एन एस कॉड जो है ना, ये बहुत जबरदस्त किस्म का फौजी है और इसकी बड़ी रिस्पेक्ट है पूरे इसराइल के अंदर, और इस बंदे ने बहुत ज्यादा कमाल किया हुआ, लोग इसकी बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम करते हैं। इसने 2025 के अंदर इसने एक अपनी पार्टी बनाई थी 16 सितंबर 2025 का, यानी बिल्कुल नई पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, और ये सेंटर की पार्टी है, ना ये लेफ्ट है ना ये राइट है, और ये सिर्फ प्रो इसराइल है। वो कहता है कि प्रो इसराइल जो ना उसका ख्याल रखना चाहिए। यशर पार्टी इसका नाम है, और इसने कंपेन स्टार्ट कर दी है इसराइल के अंदर, और इसकी जो कंपेन है ना वो नेतन्याहू के खिलाफ है। इसने कहा जी नेतन्याहू ने स्वाइड डिवाइड के कोई कमाल नहीं किया, इसने इसराइल को डिवाइड कर दिया। दूसरा उसने कहा जी खून खराबा इसने बहुत ज़्यादा किया है, और जो इसराइल की अब जो पहचान है वो लड़ाई मार को उठाई है, जबकि इसराइल पूरी दुनिया में, जबकि इसराइल जो था वो साइंस टेक्नोलॉजी और पीस और इन सब चीज़ों के ऊपर बेस करता था। हमारा तो साइंटिफिक रेवोल्यूशंस होते थे, हम पूरी दुनिया को हमने मेडिसिन दी है, हमने दुनिया को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें दी है, एग्रीकल्चर में हमने बड़ा कमाल किया है। लेकिन ये जो नेतन्याहू की वजह से ऐसा लगता है कि इसराइल जो सिर्फ लड़ सकता है, मार खा सकता है, कुट सकता है, खून खराबा कर सकता है, तो इसने हमारी शनाख्ती चेंज कर दी। तो एक पीसफुल कौम जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी उससे उसने जंगी जुनून में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसने कहा जी मैं इस बंदे को फारिग करूंगा सारे सिस्टम से, और एक नया चैप्टर हम सब लोग मिलकर लिखेंगे, मैं डेवलपमेंट करूंगा इसराइल के अंदर।
और दूसरा उसने हमास के मामले कहा कि अक्टूबर 2023 में जब हमास ने अटैक किया था तो ये प्राइम मिनिस्टर था, इसको चाहिए था कि इसराइल को बचाता, लेकिन ये इसराइल को बचाने के बजाय इसने एक ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से इसराइली भी मारे गए और फिर पूरी दुनिया में इसराइल की बेइज्जती भी हुई। तो ये कहता है जी आप मुझे वोट दें, मेरे साथ मिलें ताकि नेतन्याहू जो है ना इसका बेड़ा गर्क किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ेगा और अमेरिकन जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं और खुद इसराइल के अंदर से भी बहुत ज्यादा इसको सपोर्ट मिलनी शुरू होगी। कि जो इसकी लाइन है ना वो अमेरिकन लाइन है अमेरिकन लाइन, हाँ, अमेरिकन क्योंकि लाइन। नेतन्याहू लड़ाई कर रहा है और अमेरिका चाहता है किसी तरह से ये हरकतें बंद करे ताकि जो, क्योंकि अमेरिका खुद भी तो फंसा हुआ है ना उसकी वजह से कि वो लड़ाई बंद करेगा तो अमेरिका अंदर से निकलेगा। जाहिर है अमेरिकन मामले जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं इसको बहुत ज्यादा और सोशल मीडिया के ऊपर खासा इसके लिए जो है ना बड़ी फिजा हमवार की जा रही है। और ये मुझे खुद लगता है वजीर आजम का कैंडिडेट ये वजीर आजम का कैंडिडेट है और पार्टी जो है इसकी नई बनी है, तगड़ी बहुत है। और अगर ये अपोजिशन के साथ मिल गई, अपोजिशन की इस वक्त 24 सीटें, वहाँ पे 120 टोटल सीटें और अपोजिशन भी बड़ी तगड़ी है। इसका जो अपोजिशन लीडर है ना, यार लेपर्ड नाम है इसका, तो यार लेपर्ड जो है ना वो भी बड़ा तगड़ा है। वो अगर इसके साथ मिल जाता है ना तो ये तहस नहस कर देंगे नेतन्याहू को। बिल्कुल ठीक है। चले अब चलते हैं नाज़रीन नेक्स्ट स्टोरी हमारी आयतुल्लाह खामनाई साहब के जनाजे के हवाले से है। कहा जा रहा है, चौधरी साहब ने पिछले वीलॉग में भी इसका जिक्र किया था कि शायद इससे बड़ा जनाजा आपने नहीं देखा होगा। इसमें एक साजिश की जा रही है और इसराइलियों का एक स्टैंडिंग ऑर्डर है कि मुश्तबा खामनाई साहब को शहीद करना है। ये पूरी स्टोरी क्या है, क्या ये होगा, ये जानते हैं। अब देखिए जो आयतुल्लाह अली खामनाई साहब जो शहीद है ना, उनका जो जनाजा है उसके लिए एक तो 100 वफूज दुनिया पर जहान से आ रहे हैं और बड़ा, और दूसरा ये है कि ईरानियों का ख्याल ये है कि इसके अंदर 4 करोड़ लोग शरीक होंगे। 2 करोड़ के लिए बंदोबस्त किया हुआ है सारा उन्होंने। 3 जगहों पे जनाजा होना है और इनकी मैयत जो है ना पहले तेहरान से ली जाएगी, 2-3 दिन तेहरान के अंदर होंगे फंक्शन वगैरह इसके, जो सोग है वो। उसके बाद फिर कुम में होगा, फिर उसके बाद मशहद के अंदर होगा। ईरान और इराक दोनों में हफ्ते भर का सोग है, कंप्लीटली बंद होगा, सिर्फ लोग सोग मनाएंगे। तो इस के ऊपर, और दूसरा ये है कि आयतुल्लाह जो इस वक्त है ना मुज्तबा खामनाई साहब, उन्होंने अपने वालिद का जनाजा पढ़ाना है और उन्होंने आना है इसके अंदर, या वो मशहद के अंदर आएंगे या फिर वो तेहरान के अंदर आएंगे। अभी तक वो मंजर आम पे नहीं आए, मंजर आम पे फर्स्ट टाइम वो मंजर आम पे आएंगे और इसीलिए जनाजा रुका हुआ था कि मुज्तबा खामनाई साहब जो है वो सेहतमंद हो जाए क्योंकि वो जख्मी थे और इसलिए वो चाह रहे थे। दूसरा ये चाह रहे थे कि प्रॉपर ये थोड़ी सी जंग की बंदिश हो और फिर ये जनाजा करवाया जाए। तो अब आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई साहब जो है इस हालत में हैं कि वो जनाजा पढ़ा सकें या अपने वालिद की मैयत को कंधा दे सकें या उनको दफन कर सकें, तो इसलिए वो बाहर आएंगे। अब ये जो उनके वजीर दिफा है इसराइल के, उसका नाम इसराइल कैट है और इसराइल कैट जो है ना उसने कहा हुआ है कि जनाब हमने मुज्तबा खामनाई को हर सूरत कत्ल करना है, शहीद करना है। अब उसने उस साइड से स्टैंडिंग ऑर्डर दिए हुए हैं और इस साइड से ईरान जो है मुज्तबा खामनाई साहब को बाहर लेके आ रहा है। अब देखते हैं होता क्या है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान गार्ड करेगा, पाकिस्तान सिक्योरिटी देगा इनको और कतर भी दोनों मिलकर देंगे। लेकिन ये बेवकूफ़ी आपको लगता है इसराइल कर सकता है? नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता। ये चांस कम है, ना होने के बराबर है। मैं भी चाहता यार ये अचानक नजला हुआ है, अचानक जब लाइव आपने स्टार्ट किया ना उसके साथ कोई मसला नहीं है, लोगों नाक कटवा के शर्मिंदा नहीं होते, आप तो साफ कर रहे हैं। नहीं वो बड़ा बुरा लगता है, वैसे बहुत ही बुरा लगता है। मैं ऑनेस्टली लाइव ना होता ना तो बड़ा मसला, मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल होता, अनकंफर्टेबल हो गया, पता नहीं क्यों अचानक ही हुआ है। चलें हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास ज्यादा स्टोरीज नहीं है और मुख्तसर स्टोरीज हमारे पास रह गई हैं। एक तो जी चलती बस में सर तन से जुदा हो गया, ये क्या स्टोरी? बेसिकली तो ये इंडिया की स्टोरी है जी, कर्नाटका और ज़िला धेड़ा उसका नाम है, कस्बा जो कंडगोल है, वहाँ पे एक 17 साल का लड़का था, बस के अंदर बैठा हुआ था और जब बस चल रही थी, और ये वो गलती है जो ज़्यादातर सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुस्लिम मुल्कों के अंदर लड़के करते रहते हैं, बस के अंदर बैठते हुए उसे थूकने के लिए ना उसने अपना मुंह जो ना बाहर निकाला इस तरह करके और साथ से एक ट्रक गुजरा तो ट्रक जो था ना उसका सर साथ ही ले गया। और इस टाइप के वाकयात पाकिस्तान के अंदर भी बहुत होते हैं, इंडिया के अंदर भी बहुत होते हैं, क्योंकि लोग अपनी पर्सनल सेफ्टी जो है उसका ख्याल ही नहीं रखते। उससे फिर ये बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये बेचारा जो है ना वो इसी तरह मारा गया और इस इंडिया की कहानी है ये। लेकिन इस कहानी में सीखने वाली बात यह है कि जब भी नौजवान बस में बैठें या ट्रेन में बैठें तो अपनी हिफाजत करें, वरना ये जो मसाइल है ना ये पैदा होते रहते हैं और फिर इंसान की जिंदगी जो है खतरे का शिकार होती रहती है। तो चलती बस है, ये चलती ट्रेन से सर बाहर नहीं निकालना चाहिए, चाहे एडवेंचर में हो या जरूरत के तहत। अच्छा चलें अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। 8वीं क्लास की जमात में एक गाने को शामिल कर लिया गया है और जो गाना है वो बड़ा जबरदस्त है, एक बहुत बड़ी हिट फिल्म का गाना था, लेकिन पड़ मुसीबत गई है इसे डालने के बाद। अब जानते हैं कि मूत्रवासियों ने अब क्या कर दिया। ये उड़ीसा इनकी स्टेट है और उसके अंदर एक राजस्थानी गाना था। ये अगर आप हम दिल दे चुके सनम अगर आपने फिल्म देखी है, बड़ी पुरानी फिल्म है, वो है अजय देवगन है उसके अंदर, सलमान खान है इसके अंदर, फिर ऐश्वर्या राय उसके अंदर है। तो ऐश्वर्या राय और ये 2 हीरोज हैं उसके अंदर, सलमान खान और अजय देवगन। तो उसका एक बड़ा मशहूर गाना था निमुडारे निमुडारे है, नींबू से जो बोलते हैं, नींबू से। ये बेसिकली राजस्थानी गाना है। तो उन्होंने इस तरह किया कि इसको राजस्थानी लोक गीत डिक्लेयर करके ना 8वीं क्लास के जो निसाब है उसके अंदर शामिल कर दिया। जब ये शामिल हो गया
तो लोगों ने इसके ऊपर शोर करना शुरू कर दिया कि ये बॉलीवुड के गाने जो है ना निसाब में पढ़ाए जाएंगे बच्चों को, ये राजस्थानी म्यूजिक बना के पेश कर रहे हैं। राजस्थानी म्यूजिक बना के इसको पेश किया जाएगा। तो उसमें बहुत ज्यादा शोर हो गया और उसके बाद फिर मिनिस्टर जो था उस बेचारे को नोटिस लेना पड़ गया, लोगों को फारिग करना पड़ गया। अब जो है ना वो बहुत ज्यादा वहाँ पे आप ऑलमोस्ट समझो एक बंदे पकड़े जा रहे हैं, तहकीकात हो रही हैं वहाँ पे कि ये कैसे हो शामिल गया। किया। मेरा ख्याल है गाने के मामले में ये मार खा गए। इनको चाहिए था कि वो एक खातून है, मतलब यार नाम क्या उसका मुझे पता ही नहीं है, उसका एक बड़ा गाना बहुत मशहूर हुआ था कि थोड़ी सी फुर्सत मेरी जान अपनी बाहों को दीजिए, तमन्ना भाटिया। तमन्ना भाटिया। उसका गाना शामिल करते हैं ना बच्चे ज्यादा एंजॉय करते हैं। बल्कि पिछले दिनों में उसका एक इंटरव्यू देखा, क्लिप था, उसके अंदर उसने कहा जी मुझे मेरे साथ बहुत सारी माएँ राब्ता करके कहती हैं कि जब हमारे बच्चे खाना नहीं खाते ना या दूध नहीं पीते तो हम आपका गाना लगाते हैं और खाना खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं। तो बच्चों के लिए मेरा ख्याल आपको ज्यादा यकीन है बच्चों के बारे में कह रही थी? वो उन्होंने खुद ही कहा यार इसका एक्स्ट्रा करके, और थोड़ा सा उसका मजाक भी बना था, मुझे लगता है कि किसी जगह क्लिप दिखा था उसका। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर अगर वो करते हैं ना तो ये ज्यादा अच्छा था बच्चों के लिए। ठीक है। मुझे वैसे बड़ी खुशी है कि पूरे जितना व्लॉग हमने किया, चौर साहब मुसलसल एक प्रॉब्लम में है, जुकाम हुआ है, नाक साफ कर रहे थे, लेकिन इस पूरी स्टोरी के दौरान ऐश्वर्या और तमन्ना भाटिया की स्टोरी के दौरान चौर साहब ने बहुत कम नाक साफ किया। यार वैसे तबीयत ठीक मेरा हो गई। मेरा मजाक न कर, अल्लाह का वास्ते यार। तबीयत बेहतर हुई है। तो चलते हैं आखिरी स्टोरी पे। नारायण वाकये के अंदर एक अच्छी चीज है चौर साहब और एक बुरी चीज है। मैं आपको बता देता हूं, आप सर मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने अच्छी बुरी आपको मेरे ख्याल में नहीं बताई थी। अच्छी खबर यह है कि गाड़ी मिल गई, गाड़ी मिल गई। बुरी खबर आप बता दें। गाड़ी मिली, पुलिस ने निकाली बड़ी मुश्किल से, बिल्कुल गाड़ी खंडर हुई है, खत्म हुई है, कख भी नहीं बचा उसका, जो हमने कल कहा था। मट्टी जमी हुई है, कीचड़ उसके अंदर है, शीशे उसके टूटे हुए हैं, दरवाजे उसके बेंट हो गए हुए, यानी वो अब इस्तेमाल के काबिल नहीं है। नाम की गाड़ी पूरी बस उसको दोबारा डेवलप करना पड़ेगा। पुलिस गाड़ी को ले गई है, उसने उसको अपनी हिरासत में रख लिया पुलिस ने। गाड़ी गिरफ्तार हो, और गाड़ी गिरफ्तार हो गई है, और उसके साथ जो बंदे चारों उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनके खिलाफ जो केस बना है दफा 144 की खिलाफवर्जी का बना है। और मुझे लगता है कि लंबाई इनको ठोका जाएगा, लेकिन दफा 144 कोई जुर्म नहीं है जिसकी लंबी सजा हो, ये तो आपको बड़ी अच्छी आसानी से जमानत भी हो 3 महीने शायद हाँ जमानत भी हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस टाइप के जो बंदे हैं ना, इनको सजा लंबी होनी चाहिए, होनी चाहिए लंबी। पाकिस्तान के अंदर ना आप ये फार्मूला बनाएं कि इस टाइप की जो घटिया हरकत करेंगे ना लोग, जो अपनी जान को खतरे में डालेंगे, दूसरे लोगों की जान को खतरा डालेंगे, जो वार्निंग को सीरियसली लेंगे, उनको लंबा ठोकना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और इस पे कानून साजी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, यकीनन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। बहुत से लोगों की तवक्कुआत होती हैं कि जाते हुए मैं कुछ ना कुछ कह के जाऊं, तो मैं स्पेशली ये कहूंगा जी कि नरेंद्र मोदी तुम्हें तो बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए। मुझे नजर लग जिस तरह के तुम इंसान हो, निकाल लो बद्दुआएं। चौधरी साहब कह रहे हैं कि शायद बद्दुआओं की वजह से बीमार हूं। और दूसरा, मैंने दुनिया में इससे ज्यादा गंदा इंसान नहीं देखा, वो है नेतन्याहू। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।